अध्याय 91 एस्ट्रल स्लैश ब्लेड बीम। ली हुआन और कंपनी ने अंडे के आकार के क्रिस्टल को देखा जिसे झो वेन ने बाहर निकाला था। क्रिस्टल अपने अंदर टिमटिमाती चमक के साथ स्वप्निल लग रहा था। चमकाने में दानवीकृत जनरल की उपस्थिति थी जिससे यह एक प्राइमर्डियल स्टीरियो क्रिस्टल बन गया। ब्लेड ने जनरल के मूल तत्व ऊर्जा कौशल का प्रदर्शन किया। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा है। यदि यह एस्ट्रल स्लैश ब्लेड है तो वह वास्तव में समृद्ध हो गया है, ली हुआन ने कहा जब वह क्रिस्टल को देखने के लिए उसके पास आया। क्रोमोरियल इलेक्ट्रोड क्रिस्टल के पास कई प्राइमर्डियल डायनामिक्स थे। एस्ट्रल स्लैश ब्लेड उनमें से एक थे, इसलिए प्राइमर्डियल डायनामिक्स क्रिस्टल के आयामों पर भी इसकी लंबाई की संभावना बेहद कम थी। बगल में एन जिंग ने अचानक कहा, क्रिस्टल के इनसाइड मॉन्स्टरी जनरल टॉप के सिर के शीर्ष पर स्केल शब्द पर एक विशाल लाल चमक है। ये प्राइमर्डियल एनर्जी स्टूडेंट क्रिस्टल एस्ट्रल स्लैश ब्लेड है। ये वास्तव में एस्ट्रल स्लैश ब्लेड है। ओल्ड झो, आपकी विशेषता असामान्य है, ली हुआन ने उत्साह में कहा। यदि आप इस एस्ट्रल स्लैश ब्लेड कौशल को पसंद करते हैं तो बस इसे मुझसे पूछें। मैं जल्द ही लेजेंडरी चरण में आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। झो वेन ने अपना सिर लिटिल हिलाया और प्राइमर्डियल स्टूडियो क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लिया। औसत व्यक्ति राज्य में मूल ऊर्जा कौशल की वृद्धि का सामना नहीं कर सका। किसी भी व्यक्ति के शरीर को नुकसान हो सकता है और गंभीर मामलों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि झो वेन अलग थे। यदि वह खेल में बुनियादी ऊर्जा कौशल ले सकती है और रक्त रंग के अवतार को इसे अवशोषित करने का प्रयास करती है तो वह स्वयं किसी भी खतरे में नहीं होगी। झो वेन ने पहले से ही खेल में पौराणिक ऊर्जा कौशल को आत्मसात करने की कोशिश की थी और वे सभी बिना किसी रोक टोक के थे। झो वेन द्वारा शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल की हत्या की खबर तेजी से पूरे परिसर में फैल गई। 79 सेकंड में एक को देर हो गई। विशेष प्रवेश छात्रों के बीच भी अनसुना था। हालांकि बातचीत का विषय चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी थी। कई लोगों का मानना था कि इसके कारण ही झो वेन शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल को मारने में सक्षम था। उड़ान की ऐसी गति और क्षमता ने इसे लेजेंडरी चरण में शीर्ष गति प्रकार उड़ान सक्षम साथी जानवर बना दिया। जब वांग फी ने झो वेन की रिकॉर्डिंग देखी जिसमें शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल को मार डाला गया था तो उसने झो वेन को बहुत उच्च मूल्यांकन दिया, यह मानते हुए कि वह एक प्रतिभा थी जो पोषित करने लायक थी। यहाँ तक कि एन जिंग, जिसे हमेशा उसकी दृष्टि दुखदायी लगती थी, ने भी उसे एक अलग दृष्टि से देखा। उसका मानना था कि झो वेन एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, वह पहले जैसी प्रतिभा में बदल जाएगा। हालांकि वांग फी और एन जिंग को तुरंत एहसास हुआ कि वे गलत थे। शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल को मारने के बाद जोन अपने छात्रावास से बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। उन्होंने स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए आयामी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया, न ही उन्होंने किसी कक्षा में भाग लिया। एन जिंग ने अक्सर झो वेन को धूप सेंकते समय अपना फोन पकड़कर गेमिंग करते हुए यार्ड में लेटे हुए देखा था। वह अपना पोज बदले बिना भी कई घंटों तक खेलता रहा। एस्ट्रल स्लैश ब्लेड प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल प्राप्त करने के बाद कई छात्रों ने विभिन्न माध्यमों से उनसे इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। हालांकि झो वेन के पास पहले से ही ब्लेड डेमोनाइज्ड जनरलों को मारने की क्षमता थी और वह हमेशा खेल में धीरे धीरे किसी को कुचल सकता था, इसमें उसे बहुत अधिक समय लगेगा। वह थोड़े से पैसों के लिए कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जिस दिन वह एस्ट्रल स्लैश ब्लेड क्रिस्टल के साथ घर लौटा, उसने रहस्यमय फोन का उपयोग करके इसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी। इसने तुरंत इसे खेल में खींच लिया और उसे एस्ट्रल स्लैश ब्लेड प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल में सफलतापूर्वक महारत हासिल करने की अनुमति दी। झो वेन को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि एस्ट्रल स्लैश ब्लेड विशिष्ट प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल से कुछ अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी कोई रैंक नहीं थी और इसके द्वारा खर्च की जाने वाली मौलिक ऊर्जा की मात्रा निश्चित नहीं थी। प्राइमर्डियल एनर्जी का 1 या 10 अंक एस्ट्रल स्लैश ब्लेड को छोड़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मुक्त की गई शक्ति अलग थी। प्राइमर्डियल एनर्जी का उपयोग जितना अधिक होगा, एस्ट्रल स्लैश ब्लेड की किरण उतनी ही मजबूत होगी। झो वेन ने गेम में एस्ट्रल स्लैश ब्लेड की ताकत का परीक्षण किया था। आदिम ऊर्जा के 10 बिंदुओं का उपयोग करते समय यह पौराणिक सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को बीच हवा में तुरंत मार सकता है। यह तेज और निर्मम था, जिससे उसे खाली जगह में किसी को मारने का आनंद मिलता था। ये कुछ ऐसा था जिसका मुकाबला एशियन पाम और विगोर डिवाइन फिस्ट नहीं कर सकते थे। पिछले कुछ दिनों से झो वेन पेपर डेमोनाइज्ड जनरलों का सामना करने के लिए टाइगर केज पास को पीस रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या एस्ट्रल स्लैश ब्लेड पेपर डेमोनाइज्ड जनरल के प्राइमर्डियल एनर्जी कौशल को क्रैक कर सकता है। दुर्भाग्य से उसकी किस्मत बहुत खराब थी।
टाइगा केज पास को बार बार पीसने के बाद उसे केवल एक शब्द उत्कीर्ण डेमोनाइज्ड जनरल का सामना करना पड़ा। यह एक ब्लेड डेमोनाइज्ड जनरल नहीं था, बल्कि एक फिस्ट डेमोनाइज्ड जनरल था। जब एस्ट्रल स्लैश ब्लेड और जोऊ वेन की अन्य प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल्स ने फिस्ट डेमोनाइज्ड जनरल को मारा, तो उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी चमकाएगा जैसे कि उस पर सोने की परत चढ़ी हो। यहां तक कि एस्ट्रल स्लैश ब्लेड की किरण भी एक खरोंच नहीं छोड़ सकी। अंततः रक्तरंजित अवतार को फिस्ट डेमोनाइज्ड जनरल द्वारा एक ही आरोप में मार दिया गया, जिससे वह काफी निराश हो गया। हालांकि वह ऐसे परिणामों का आदी था। 2 से 3 महीने की अवधि में एक शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल का सामना करने में सक्षम होने के कारण दूसरों की तुलना में उसकी दक्षता बहुत अधिक मानी जाती थी। जैसे ही वह टाइगर केज पास को पीसने की तैयारी कर रहा था, उसने अपने फोन की घंटी सुनी। अज्ञात नंबर होने के बावजूद भी उसने इसे उठाया। क्या ये जोऊ वेन है? आपके पास डिलीवरी है। फोन से एक आदमी की आवाज आई। मुझे नहीं लगता कि मैंने हाल ही में इंटरनेट पर कुछ भी खरीदा है। कौन मुझे कुछ पहुंचाएगा? जोऊ वेन ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वह पार्सल की रसीद लेने के लिए दरवाजे पर गया। पार्सल बहुत बड़ा नहीं था। जोऊ वेन ने इसे ध्यान से देखा और पाया कि प्रेषक के पास उस पर प्रिंसिपल शब्द लिखा हुआ था। पूर्व प्रिंसिपल ने मुझे कुछ मेल किया। जोऊ वेन ने पाया कि संभवतः ये सबसे अधिक है। इससे पहले ओयांग लैन ने उनसे कहा था कि पूर्व प्रिंसिपल को एक रहस्यमय आयामी क्षेत्र में आमंत्रित किया गया था और वह आज तक वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र असामान्य थे, जिससे किसी भी संचार उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि ओयांग लैन को भी उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। अपने छात्रावास में लौटने के बाद जोऊ वेन ने पार्सल खोला और जब उसने अंदर की चीज देखी तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। शुरुआत में पार्सल बड़ा नहीं था। उसके अंदर कई पुराने अखबार भरे हुए थे, लेकिन ध्यान देने योग्य एकमात्र चीज एक नाम कार्ड था। यह एक वास्तविक नाम कार्ड था। नाम कार्ड का मालिक एक आयामी क्रिस्टल की दुकान का मालिक था। उसका नाम किन जियोवान था। नाम कार्ड के पीछे दुकान का पता और संपर्क नंबर था। इसके अलावा संख्याओं की एक श्रृंखला थी जो नीचे हस्तलिखित थी। ये टेलीफोन नंबर के ठीक नीचे था, इसलिए ये कॉल करने के लिए एक अतिरिक्त नंबर जैसा लग रहा था। क्या ये नाम कार्ड वास्तव में पूर्व प्रिंसिपल का है? जोऊ वेन को आश्चर्य हुआ। उसे पता नहीं था कि वह उसे यह मेल क्यों करेगा। उसने डिलीवरी नोटिस उठाया और प्रेषक के नंबर पर कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल सूचना मिली, जिस नंबर पर आपने कॉल किया वह सेवा में नहीं है। क्या चल रहा है? जोऊ वेन बरनहे सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने प्रेषक के साक्षात्कार स्थल पर नजर डाली और देखा कि यह पूर्वी जिले में जुओलो काउंटी में एक जगह थी। कोई सटीक सड़क या इकाई नहीं थी। अध्याय 92 उत्कृष्ट श्रेणी का साथी अंडा। नाम कार्ड का मतलब जानने से पहले जोऊ वेन ने काफी समय तक अध्ययन किया। उस पर हस्तलिखित नंबरों की एक श्रृंखला थी जो टेलीफोन नंबर की तरह नहीं लग रही थी। सामान्य सेल फोन नंबर 11 पॉइंट के होते थे और लैंडलाइन पर 7 नंबर के होते थे। हालांकि ये नंबर 10 पॉइंट का था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से सही नहीं था। ये भी सही नहीं है कि सेल फोन नंबर के कुछ नंबर गायब हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिजर्व बैंक की सीरीज 5 से शुरू हुई थी, जबकि सेल फोन नंबर आमतौर पर 1 से शुरू होते थे। अधिकतर लोग आमतौर पर पहला अंक गलत नहीं बनाते। ये सीरीज कौन सी है? जोऊ वेन को पूर्व निर्माता से इस निरपेक्ष की इच्छा हुई कि यह नंगी की ओर से क्या है, लेकिन उनके पास उनके संपर्क विवरण नहीं थे। हालांकि वह ओयांग लैन से पोर्टफोलियो के लिए परिवार में लौट आई थी, लेकिन वह उनके साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करना चाहती थी, न ही वह फिल्म एन परिवार के घर जाना चाहती थी। ओयांग लैन अच्छा था, लेकिन जो वेन एक भाई बहनों को पसंद नहीं करता था, उनके साथ बहुत कुछ करना तो दूर की बात थी। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने नाम का कार्ड हटा दिया। यदि यह वास्तव में पूर्व निर्माता द्वारा उन्हें मेल किया गया था, तो अनुमान था कि वह भविष्य में अपने संपर्क में थे। सामान पैक करने के बाद जोऊ वेन ने पुनः जारी किया। वांग फेई का मूड भयानक था। उनकी राय थी कि जोऊ वेन एक जीवंत व्यक्ति थे। ब्लेड डिमोन विजुअल जनरल को अकेले ही मारने के लिए युद्ध कौशल का वह स्तर सनसेट कॉलेज के पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त था, भले ही कोई भी चीनी खेती की प्रतिभा पर विचार न करे। वांग फे का मानना था कि यदि उसका पालन पोषण ठीक से हुआ तो उसका भविष्य असीमित है। इसके अलावा ओयांग लैन ने उसकी अच्छी देखभाल भी नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रतिभा कितनी अच्छी है, अगर वह प्लेबैक रिलीज करेगी तो सब बेकार हो जाएगा। उसे मुझे वापस सही रास्ते पर लाना होगा। वांग फी का मानना था कि वह जोऊ वेन को अच्छी तरह से बॉल के लिए बाध्य और जिम्मेदार था।
ओयांग लैन के बिना भी वह नहीं चाहती थी कि झो वेन साजी के रूप में उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा को खत्म कर दिया जाए। मैं झो वेन को गेमिंग छोड़ने और जीवन और दुनिया की प्रतिकृति को फिर से स्थापित करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूं? वांग फी सोच में पड़ गया। तूफानों से पहले खेलों से होने वाला नुकसान एक गंभीर सामाजिक क्षति थी। अनगिनत माता पिता और अभिभावकों ने बच्चों को जुआ खेलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह समस्या जड़ से हल नहीं हुई। तूफानों के बाद समाज में बदलाव और सामूहिकता के कारण जुआघर वाले छात्रों की संख्या काफी कम हो गई थी। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे थे जो गेमिंग के प्रति आकर्षित थे। वांग फी को लगा कि झो वेन बहुत गहराई तक नहीं गिरेगा। आखिरकार वह अतीत में एक मेहनती छात्रा थी। भारी झटका झेलने के बाद वह केवल रियलिटी से बचने के लिए गेम का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि सनसेट कॉलेज में आने के बाद झो वेन की 2 लड़ाइयों से उनकी उत्कृष्ट संस्था थी। उन्हें बहुत मेहनती विद्यार्थी बनाया गया था। जब तक लाइफ के प्रति उनकी संपत्ति और मूल्य फिर से स्थापित नहीं हो गए, तब तक उन्होंने अपनी गेमिंग की लत छोड़ दी। कुछ देर बाद वांग फी की अचानक चमक दिखाई दी। जो छुपाता है वह पा सकता है। रियलिटी झो वेन ने अपना प्रतिष्ठान खो दिया है और एनजिन से अपने हार के बाद वास्तविकता से भाग ले रहा है, तो क्या एनजिन को उसका अपना प्रतिष्ठान फिर से स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली? और अधिक वांग फी ने इसके बारे में सोचा, उसे यह टुकड़ा ही अधिक मिला। झो वेन को एनजे जैसी प्रतिभा को हराना भी एक शिक्षक के लिए एक चुनौती और उपलब्धि थी। ये और भी दिलचस्प बना देगा। वांग फी ने अपनी इस योजना को पूरा करने का संकल्प लिया। वह चाहती थी कि जिस छात्र को वह सिखाया जाए वह एनजिन को हरा सके, जिसका एन परिवार एक तरह का मानक था। उनका शरीर भी बेहद गर्म हो गया। झो वेन को नहीं पता था कि वांग फी की नज़र में वह गेमिंग का आदी युवा बन गया है। यहाँ तक कि वह प्रचुरता से मदद पाने का भी सीमांत बन गया था। इस समय वह अभी भी ध्यान केंद्रित कर रही थी। टाइगर केज पास को क्विंट बार खर्चने की गिनती भूल जाने के बाद झो वेन को अंततः एक शब्द उत्कीर्ण राक्षसी जनरल का सामना करना पड़ा। दूर से झो वेन खुश थी क्योंकि राक्षसी जनरल के गोले पर कागज था। उसने राक्षसी जनरल पर हमला करने के लिए रक्तरंजित अवतार को भेजा था, क्योंकि वह पहले ही अपने हमले की श्रृंखला से बहुत परिचित था। चांदी के पतंग वाली उड़ने वाली चींटी की गति के साथ उसके लिए यह जानना मुश्किल नहीं था। जब खून के रंग का अवतार स्ट्रेंज भाले के पहले युद्ध से बच गया, तो पेपर डेमोन विधि जनरल ने अपने एस्ट्रल सेक्शन पाम का इस्तेमाल किया। पेस्टी ने अपनी बाईं पथरी को प्लास्टिक और रक्त रंग वाले अवतार पर प्लास्टर आधारित बनाया। ऐसा लग रहा था कि खून के रंग का एक अवतार किसी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था और पेपर डेमन इंजीनियरिंग जनरल की ओर से निकाला गया था। झो वेन के एक विचार के साथ रक्त रंग के अवतार की बाईं गोलियों में एक बिजली किरण फूटी जो ब्लेड जैसी थी। अचानक उसके शरीर से परे अदृश्य शक्ति को काट दिया गया। एस्ट्रल सेक्शन पाम की ताकत पेपर के एक टुकड़े की तरह थी, जिसे तेज ब्लेड बीम द्वारा अलग किया गया था। रेशम जैसी चिपबोर्ड की किरणें पेपर डेमन जनरल के आभूषणों और नमूनों के बीच की जगह में घुसेड़ दिया गया और एक ही युद्ध में उसके सिर धड़ से अलग कर दिया गया। झो वेन खुश था। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि एस्ट्रल/ब्लेड पेपर डेमोन वैलिडिटी जनरल के प्राइमर्डियल स्टूडियो का मुकाबला हो सकता है, लेकिन उन्हें कभी भी इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एस्ट्रल/ब्लेड के लिए प्राइमर्डियल एनर्जी के 10 अंक खर्च किए थे, और इसके अंत पेपर डेमोन विजिलेंट जनरल का सिर कटर के रूप में हुआ। उत्परिवर्तित राक्षसी जनरल को मार डाला गया। असंतोष क्रिस्टल की खोज। हालांकि जो बात झो वेन को निराश कर गई वह ये थी कि पेपर डेमोन इंजिलेशन जनरल ने प्राइमर्डियल एनर्जी स्टूडियो या कंपनीनियन एजी को बंद नहीं किया था। जो कुछ गिरा वह एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल था जिसका मूल्य 18 था। यदि झो वेन लेजेंडरी चरण में आगे बढ़ गया था, तो ऐसा स्ट्रेंथ क्रिस्टल स्वभाव से सबसे अच्छा था। उनकी सेना की संख्या तुरंत 18 तक बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से वह अभी भी नश्वर राज्य में था और उसकी सेना की सीमा समाप्त नहीं हो सकी। इतनी ऊंची कीमत वाला स्ट्रेंथ क्रिस्टल रखने की नौकरी थी। टाइगर केज पास की दिशा में भागते हुए उसे एक बार फिर गोली मार दी गई। यह उनके लिए आत्महत्या करने के समान था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कालकोठरी में उनके राक्षसों को फिर से पैदा होने का कोई रास्ता नहीं मिला। जब उन्होंने खेल में फिर से प्रवेश किया, तो झो वेन ने स्केल्टन जनरल, सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट और उत्परिवर्तित बुद्धा हॉटलोट्स को एक बार फिर से मार डाला। गिरावट की संभावना बहुत कम थी। जो वेन के बार बार पीसने से उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। हालांकि बड़ी संख्या में पीसने के उदाहरणों के साथ कम अनुमान वाली कोई भी चीज अंततः गिर जाएगी। इस बार उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स को मारने के बाद एक दोस्त आंडा को गिरा दिया गया।
जब झो वेन ने इसकी आंकड़े देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने दोस्त अंडे को करीब करीब खाया। उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल, पौराणिक पौराणिक जीवन प्रोविडेंस, टर्बिड वाटर्स क्लियर लोट्स। प्रयास 18, गति 15, संविधान 17, मूल ऊर्जा 18, प्रतिभा कौशल, रक्त पैटर्न वाला बुद्ध सिद्धांत, लोट्स साधु, वेनम टॉड, बुद्ध लोट्स रेस। 4 प्रतिभा कौशल के साथ एक उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल। इसकी शक्तियों और मूल ऊर्जा को मुख्य स्तर पर माना जाता है। यहाँ तक कि रूपरेखा संविधान वाले फूल प्रकार के दोस्त जानवर के लिए भी ये 17 पर है। ये परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल एक उत्कृष्ट है। झो वेन ने उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स कंपेनियन अंडे को देखा तो लार टपकने लगी। लेकिन एक पल में झो वेन को झुंझलाहट महसूस हुई। वह सत्य श्रोता और चांदी के दीवार वाली उड़ने वाली चिंटी को ऐसे उत्कृष्ट श्रेणी के उत्कृष्ट बुद्ध हृदय कमल को खिलाना सहन नहीं कर सके। हालांकि अगर वह इसकी जांच करता है तो उसकी कमी वाली बुनियादी ऊर्जा नई पैदा हो सकती है। मैं केवल इसे जोखिम में डाल सकता हूं। झो वेन ने देखा कि उत्परिवर्तित कंगाल चिंटी और उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स की संलीन सफलता दर है और उन्होंने उन्हें एक साथ मिलाने का निर्णय लिया। अध्याय 93 कमल चींटी। गेम सिस्टम ने 34% का अनुकूल स्कोर दिया। इसका मतलब ये भी था कि सफाई सैलायन की परिकल्पना लगभग एक समानांतर थी। इसकी संभावना काफी कम थी। हालांकि उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल इतना उत्कृष्ट था कि झो वेन ने इसे सत्य श्रोता को प्राप्त करने के लिए खुद को ला नहीं दिया। आखिरकार उसके पास इसे खेल से बाहर का रास्ता नहीं था। जहां तक उत्परिवर्तित कंगाल चिंटी का प्रश्न है, हालांकि यह काफी अच्छा नश्वर मित्र जानवर था, यह अपने नश्वर चरण द्वारा सीमित था। चांदी के दिवालिये वाली चींटी मिलने के बाद इसकी आवश्यकता कम हो गई थी। खैर ही उसने इसे अभी तक फ्रेज नहीं किया, भविष्य में इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए काफी सोच विचार के बाद उसने 2 साथियों को एक साथ मिलाने का जोखिम उठाने का निर्णय लिया। झो वेन द्वारा उत्परिवर्तित कंकलैन चींटी और उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स के संलयन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने के बाद गेम सिस्टम ने तुरंत एक अधिसूचना जारी की। चूंकि उत्परिवर्तित कंकलैंड चींटी एक वयस्क है, उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स को एक पूरक के रूप में माना जाएगा। विलीनीकरण फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें। यह पिछली बार ही ऐसा था। झो वेन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए उसने तुरंत हाँ चुना। उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट कमल मित्र अंडा और उत्परिवर्तित कंगाल चिंटी प्रकाश से खिलखिलाती हुई ही चिंटी की ओर उड़ी। जैसे ही लाइटहाउस की 2 बोतलें एक में विलीन हो गईं, इसी तरह पूरी स्क्रीन लाइटें बन गईं। परफेक्ट से कुछ नजर नहीं आया। झो वेन ने फोन की स्क्रीन होने का काफी देर तक इंतजार किया। फिर वह एक झनकार साटन फुजन सफल पौराणिक मित्र जानवर उत्परिवर्तित कमल फूल चींटी प्राप्त की। एक दोस्त जानवर को देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर जाएं। ये पहले से उत्परिवर्तित कंकाल चींटी से बहुत अलग नहीं दिख रहा था। उनके बाहरी हिस्सों में अभी भी सफेद हड्डी थी और उनका शरीर बड़ा लग रहा था। उनके मस्तक पर रक्त वर्ण का उदय हुआ कमल पुष्प था। उत्परिवर्तित लोट्स फूल चिंटी के आंकड़े खिलौने के बाद जो वेन ने उसे देखा वह बहुत खुश हुआ। उत्परिवर्तित कमल फूल चींटी पौराणिक जीवन प्रोविडेंस, टर्बिड वाटर्स क्लियर लोट्स। प्रयास 19, गति 17, संविधान 18, मूल ऊर्जा 18, प्रतिभा कौशल स्केलेटन पियर्स रैंक 10, रक्त पैटर्न वाला बुद्ध सिद्धांत रैंक 9, लोट्स साहित्य रैंक 5, वैनम टॉट रैंक 8, बुद्ध लोट्स रेज रैंक 9। सहयोगी रूप ब्रैसर लोट्स चिंटी को परिवर्तित बुद्ध हृदय लोट्स का जीवन प्रोविडेंस टर्बिड वाटर्स क्लियर लोट्स विरासत में मिला था। ये काफी अच्छा और व्यवहारिक था, जिसने इसे रासायनिक पदार्थ और जंग के प्रति प्रतिबंधित बना दिया था। 4 आंकड़ों में से केवल स्पीड अधिकतम से 1 अंक कम था। जहां तक बात है, यह 19 पर एक ओवरड्राइव था जो एक विशिष्ट पौराणिक कथाओं की सीमा को पार कर गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इससे भी अजीब बात यह है कि लोट्स चिंटी ने सभी उत्परिवर्तित लंका चिंटी और उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स के कौशल को नियुक्त किया था और 5 बुनियादी ऊर्जा कौशल के साथ एक बन गई थी। इसके अलावा यह अंतर्निहित उच्च बुनियादी ऊर्जा कौशल रैंक के साथ एक गंभीर अनुभव था। यदि इस तरह के एक महान साथी जानवर को बिक्री के लिए रखा गया था, तो केवल ये तथ्य कि उसके पास 5 मौलिक ऊर्जा कौशल थे उसे एक खगोलीय कीमत पर बेचने के लिए पर्याप्त था। यदि समग्र लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट रैंकिंग होती तो उत्परिवर्तित लोट्स चींटी निश्चित रूप से उच्च रैंक पर होती। अपनी खुशी में झो वेन ने उत्परिवर्तित लोट्स चींटी को बुलाया और देखा कि एक भयानक टैंक के आकार की चींटी उसके सामने आ गई।
इसका शरीर भयानक हड्डी के कांटों से ढका हुआ था जिससे ये क्रूर और भयानक दिखता था। लेकिन उसके सिर पर लाल कमल का फूल था। यह उसके सिर के शीर्ष से एक फूल की कली से जुड़ा हुआ था। इससे उसका भयानक रूप और भी मनमोहक दिखाई देने लगा। जैसे जैसे परिवर्तित कमल चींटी रेंगती थी, उसके सिर पर कमल का फूल ऊपर नीचे होता था, जिससे ये काफी दिलचस्प हो जाता था। जैसे ही झो वेन उत्परिवर्तित लोट्स चींटी की प्रशंसा कर रहा था, उसने अचानक दरवाजे की घंटी सुनी। संबंध दूर करने के बाद उसने दरवाजा खोला और वांग फेई को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सनसेट कॉलेज की शिक्षा पद्धतियां बहुत सरल थीं। एक परामर्शदाता एक कक्षा का नेतृत्व करता था और कक्षा को होमवर्क और मिशन देने के लिए जिम्मेदार था। सामान्य परिस्थितियों में वे सीधे छात्रों की शिक्षा में शामिल नहीं होंगे। छात्र अपने मिशन के आधार पर चुन सकते हैं कि उन्होंने किस शिक्षक की कक्षाओं में भाग लिया। फिर वे आवश्यक ज्ञान और तकनीक सीख सकते हैं। इसलिए हालांकि वांग फी झो वेन के परामर्शदाता थे, लेकिन उनके लिए उनसे मिलने के अधिक अवसर नहीं थे। वह आमतौर पर अंतिम मिशन की 10 दिन की समय सीमा से पहले अपने छात्रों के साथ बैठक का अनुरोध नहीं करती थी। जब तक किसी छात्र को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और वह उससे मदद नहीं मांगता, तब तक एक परामर्शदाता आमतौर पर किसी छात्र की सामान्य पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं करता। झो वेन, अपना सामान पैक करो, चलो चलें, वांग फी ने बोलने से पहले ही सीधे कहा। मिस वांग, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? झो वेन ने कुछ नाखुश महसूस करते हुए पूछा। वांग फेई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर चेन के पास एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एक छात्र को उनका सहायक बनना आवश्यक है। मुझे लगता है कि आप इसके लिए बहुत उपयुक्त हैं, इसलिए मैंने उनसे आपकी सिफारिश की। क्या वह होमवर्क मिशन है? झो वेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनका सहायक बनने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने लंबे समय से एक प्रोफेसर के सहायक होने से होने वाले लाभों के बारे में सुना था, क्योंकि इससे एक व्यक्ति को कई उच्च स्तरीय वस्तुओं के साथ बातचीत करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की अनुमति मिलती थी। साथ ही एक प्रोफेसर से कुछ संकेत भी प्राप्त होते थे। यह एक ऐसा अवसर था जो कई छात्र चाहते थे। हालांकि झो वेन को ऐसा अवसर पसंद नहीं आया। हालांकि यह फायदेमंद था, लेकिन प्रोफेसर के लिए काम करने के लिए उसे अपना समय बलिदान करना पड़ा। अन्य छात्रों के लिए इस तरह का काम खुद को निखारने का एक तरीका था, एक प्रकार का सुधार था। लेकिन झो वेन के लिए यह समय की बर्बादी थी जो उसके गेमिंग समय को बर्बाद कर देगी। यह कोई होमवर्क मिशन नहीं है। मैंने पाया कि आप इसके लिए बहुत उपयुक्त हैं, इसलिए मैंने आपकी अनुशंसा की। जब कंपेनियन बीस्ट्स के पोषण की बात आती है तो प्रोफेसर चेन के पास महान उपलब्धियां हैं। सनसेट कॉलेज में वह ऐसे मामलों में एक प्राधिकारी है। इसके अलावा उन्होंने हाथापाई से लड़ने वाली प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल्स पर काफी शोध किया है। मेरा मानना है कि अगर आप उनसे सीखेंगे तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वांग फी अपने आप से काफी प्रसन्न महसूस कर रही थी। प्रोफेसर चेन एक प्रसिद्ध पुराने फोगी थे। किसी को भी किसी अन्य छात्र को सहायक के रूप में लेने के लिए राजी करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। सनसेट कॉलेज में 3 से अधिक लोग प्रोफेसर चेन को इस तरह के अनुरोध पर सहमत नहीं कर सके। झो वेन वांग फी का चेहरा देखने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने सीधे कहा, मिस वांग, अगर यह होमवर्क मिशन नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दूंगा। वांग फी की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। ये कल्पना करते हुए कि झो वेन को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, उसने समझाया, प्रोफेसर चेन किशन सिर्फ सनसेट कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे लीग में एक आधिकारिक व्यक्ति हैं। उनके सहायक बनकर आप कई उच्च स्तरीय साथी जानवरों के संपर्क में आ सकते हैं और उनकी विशेषताओं और शक्तियों के बारे में जान सकते हैं। यह आपके भविष्य के आयामी क्षेत्रों की खोज में बहुत मददगार होगा। इसके अलावा प्रोफेसर चेन है। इससे पहले कि वांग फी अपनी बात समाप्त कर सके, झो वेन ने दृढ़ता से कहा, मिस वांग, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद। मैं अब भी मना करना चाहता हूँ। मेरे सामान्य होमवर्क मिशन मुझे काफी तनाव देते हैं। मुझे पढ़ाई और रिवीजन के लिए समय चाहिए। मेरे पास वास्तव में पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए यदि यह होमवर्क मिशन नहीं है तो मैं मना करना चाहता हूँ। वांग फी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे ठंडे पानी में डुबो दिया गया हो। उसका सारा उत्साह और उल्लास तुरंत ही व्यर्थ हो गया। इससे उसका मूड बेहद खराब हो गया। क्या आप निश्चित हैं कि आप गिरावट कर रहे हैं? वांग फी ने झो वेन से घूरकर पूछा। हाँ, मिस वांग। झो वेन ने सिर हिलाते हुए स्पष्ट रूप से लोगों को समझने में अच्छा नहीं था। ठीक है। वांग फेई मुड़ी और चली गई, उसके दांत गुस्से से पीस रहे थे।
झो वेन के परामर्शदाता के रूप में, जिस पर उस पर विशेष ध्यान दिया गया था, वान फी को पता चला कि उसने पिछले कुछ दिनों से किसी भी शिक्षक की कक्षा में प्रवेश नहीं किया था, तो उसकी पढ़ाई और पुनरीक्षण से क्या मतलब था। ब्लेड डेमोन विधि जनरल को मारने के अलावा वह संभावित रूप से अपना अधिकांश दिन अपने टुकड़ों में गेमिंग में टुकड़े टुकड़े कर देता है। अध्याय 94 अनवाइंडिंग स्मारक। वान फेई ने स्पष्ट रूप से इस तरह की हानि की योजना नहीं बनाई थी। एक परामर्शदाता याओ यांग लैन की अच्छी दोस्ती होने के बावजूद उनका मानना था कि झो वेन को ओबर का दायित्व था, जो एक गेमिंग का आदी था और उसके पास उत्कृष्ट प्रतिभा थी। आपका खुद को बेहतर बनाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं बाहरी ताकतों की मदद से आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। एक विचार आया ही वान फी की अंतिम यात्रा। हालांकि उनके विचार को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जा सका। होमवर्क मिशन का उपयोग करने और झो वेन को बहादुरी का सामना करने के लिए मजबूर करने से पहले उसे राक्षसी जनरल हत्या मिशन के समाप्त होने की नई प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। अगले होमवर्क मिशन में ऐसी अनोखी घटना घटी कि मेरे उस छोटे दोस्त को जिंगशी पर्वत की यात्रा की आवश्यकता है। वान फी की हिम्मत से चमक उठी। जिंगशी पर्वत को माउंट लाओजुन के नाम से भी जाना जाता है। ये फुनियु पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी थी जो 400 किलोमीटर तक फोटो हुई थी। किंवदंती है कि यह वह स्थान था जहां दाओवाद के संस्थापक ली एर ने खुद को छुपाया था। हालांकि किंवदंती की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। माउंट लाजुन भी झील के बाद एक द्वीप तूफान क्षेत्र बन गया। इसके अलावा ये काफी अजीब हो गया। अन्य असामयिक क्षेत्र भारी असामूहिक के साथ खतरे से खत्म हो गए थे। हालांकि माउंट लाओजुन के संप्रदाय जीव बिना किसी कारण के आक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने लगभग कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। माउंट लाओजुन के गोल्डन पीक पर कई दाओवादी मंदिर थे, लेकिन आज तक कोई भी गोल्डन पीक को जीतने में सक्षम नहीं हो पाया है। स्वर्ण शिखर के नीचे एक शब्दहीन स्मारक था। हालांकि इस पर कोई शब्द खुदे नहीं थे, जो भी इसे देखता वह प्रेरित और तरोताजा महसूस करता। वे मानव जगत की तुच्छताओं से निराश नहीं होंगे। इसलिए वडलेस स्मारक का नाम अनवाइंडिंग स्मारक रखा गया। हालांकि अनवाइंडिंग मॉन्यूमेंट को कुछ देर तक देखना अच्छा था, लेकिन अगर कोई इसे बहुत देर तक देखता तो उसका दिमाग इतना उत्तेजित हो जाता कि न केवल वह सो नहीं पाता, बल्कि अतिसक्रिय अवस्था में भी हो जाता, जैसे कि उसने सो लिया हो। असीम ऊर्जा और कुछ कर गुजरने को उत्सुक थे। कुछ लोग जो अनवाइंडिंग मॉन्यूमेंट को बहुत देर तक देखते थे, वे पूरे 3 दिनों तक अपनी पूरी ताकत से मुक्केबाजी करना शुरू कर देते थे। अन्य लोग तब तक दौड़ना शुरू कर देते थे जब तक कि वे थक नहीं जाते थे और रेंगने में असमर्थ नहीं हो जाते थे। संक्षेप में, जब तक कोई अनवाइंडिंग स्मारक को देखता है, वे बेहद प्रेरित और मेहनती हो जाते हैं, चाहे वे कितने भी आलसी क्यों न हो। अनवाइंडिंग मॉन्यूमेंट को देखने के समय को नियंत्रित करना पड़ता था। यदि कोई इसे बहुत देर तक देखता रहे तो अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। ये कुछ ऐसा था जो पहले भी हुआ था। हालांकि माउंट लाओजुन लुओयांग में था, लेकिन ये सनसेट कॉलेज के अंदर नहीं था। इसलिए डेमोनाइज्ड जनरल होमवर्क मिशन समाप्त होने के बाद वान फी ने कक्षा को माउंट लाओजुन तक ले जाने की योजना बनाई। झो वेन ने अपने रूप में पीसना जारी रखा, लेकिन वह बिना सोचे समझे पीस नहीं रहा था। उसने एंट सिटी, फायर गॉड प्लेटफॉर्म और टाइगर केज पास में ये देखने की योजना बनाई थी कि क्या वहां छोटे बुद्ध मंदिर के समान कोई जगह है। दुर्भाग्य से उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। झो वेन को संदेह था कि लॉस्ट इमोर्टल सूत्र उसे लेजेंडरी तक आगे नहीं बढ़ा सका। इसका कारण छोटे बुद्ध मंदिर में बुद्धि सूत्र की लघु पूर्णता में उसकी महारत थी। बुद्धि सूत्र की छोटी पूर्णता के कारण झो वेन का आंकड़ा 11 अंक तक पहुंच गया था, जबकि अन्य आंकड़े 10 पर बने रहे। इसलिए झो वेन का मानना था कि खोए हुए अमर सूत्र ने उन्हें अन्य आदिम ऊर्जा कलाओं में महारत हासिल करने की अनुमति दी और वे शायद उनके अन्य आंकड़े भी 11 तक बढ़ा सकते हैं। वह नहीं जानता था कि लॉस्ट इमोर्टल सूत्र में ऐसी कोई विशेषता है या नहीं, और न ही वह जानता था कि क्या वह पौराणिक चरण में आगे बढ़ सकता है जब उसके सभी आंकड़े 11 तक पहुंच गए। हालांकि इससे उसे कुछ आशा मिली, जो कि कोई सुराग न होने से कहीं बेहतर था। सभी यह अफसोस की बात थी कि झो वेन को छोटे बुद्ध मंदिर के समान कोई स्थान नहीं मिला। फायर गॉड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्मारक था, लेकिन वहां फायरबर्ड्स उसकी रक्षा कर रहे थे, जिससे वह जल्दी से ऊपर नहीं जा सका और देख सका कि इंपीरियल शब्द वाला स्मारक कैसा था। सत्य श्रोता को एक पौराणिक साथी जानवर कहा जाता है, इसलिए इसके सभी शुरुआती आंकड़े 11 पर हैं। शायद मूल्य 11 में कुछ विशिष्टता है। झो वेन ने फिर से फायर गॉड प्लेटफॉर्म पर भागने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने चरम पर पहुंच पाता, वह फायरबर्ड्स की बढ़ती भीड़ के नीचे मर गया।
इसके स्वरूप से मुझे एक आदिम ऊर्जा कला प्राप्त करने की आवश्यकता है जो तत्परता का संचार करती है। केवल सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी पर भरोसा करके फायर गॉड प्लेटफॉर्म के शीर्ष तक पहुंचना असंभव है। झो वेन ने फोन बंद कर दिया और स्कूल की वेबसाइट पर शोध करना शुरू कर दिया। वर्तमान में उनके फोन में एंट नेस्ट, प्राचीन इंपीरियल सिटी, अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी और टाइगर केज पास थे। इनमें से किसी भी कालकोठरी ने मौलिक ऊर्जा कौशल का उत्पादन नहीं किया जो तत्परता से भरा हुआ था। इसलिए झो वेन को नई कालकोठरियां ढूंढनी पड़ी। स्कूल का डेटा बहुत व्यापक था। जब उन्होंने तत्परता से भरपूर मौलिक ऊर्जा कौशल की खोज की तो उन्हें तुरंत एक उत्तर मिल गया। सनसेट कॉलेज में कई आयामी क्षेत्र थे जो ऐसे कौशल पैदा करते थे, और सबसे प्रसिद्ध ड्रैगन गेट ग्रोटो में था। ड्रैगन गेट ग्रोटो से दो लोग थे। उनमें से एक माउंट ड्रैगन गेट का फिश ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन था, जबकि दूसरा ड्रैगन गेट ग्रोटो का ड्रैगन गेट फेरी स्किल था। माउंट ड्रैगन गेट का फिश ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन काप के ड्रैगन गेट से कूदकर ड्रैगन में तब्दील होने की कथा से उपजा है। यह एक मौलिक ऊर्जा कौशल था जो किसी को सीधे सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक उड़ने की अनुमति देता था, जैसे कि वह आकाश में उड़ रहा हो। हालांकि फिश ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की एक छलांग किसी की सारी आदिम ऊर्जा को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। इतने बड़े खर्च की झो वेन को जरूरत नहीं थी। इसके अलावा माउंट ड्रैगन गेट सनसेट कॉलेज में नहीं था। ड्रैगन गेट फेरी स्किल फिश ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल विपरीत थी। यह एक लंबे समय तक चलने वाला मौलिक ऊर्जा कौशल था जिसने तत्परता का संचार किया। ये परी की तरह आकाश में उड़ने और नृत्य करने के लिए व्यक्ति की गति में बदलाव का उपयोग करता था। हालांकि इसे लाभ उठाने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता थी जिससे ये सच्ची उड़ान नहीं बन सकी, लेकिन ये काफी अच्छा था। हालांकि ड्रैगन गेट फेरी कौशल प्राप्त करना आसान नहीं था। इसका निर्माण केवल ड्रैगन गेट ग्रोटो में लोटस फ्लावर गुफा द्वारा किया गया था। इसके अलावा गिरावट की दर बहुत कम थी। लोग इसे गिराए बिना 1 वर्ष से अधिक समय अंदर बिता सकते हैं। सबसे पहले ड्रैगन गेट फेरी स्किल की ड्रॉप दर बहुत कम थी, और दूसरी बात, लोटस फ्लावर गुफा में बहुत कम आयामी जीव थे। झो वेन को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। उसे बस ड्रैगन गेट ग्रोटो की ओर जाना था और कालकोठरी को असीमित रूप से पीसने में सक्षम होने से पहले उसे डाउनलोड करना था। उसे साफ करने के लिए आयामी प्राणियों के न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। निस्संदेह यह इस आधार पर था कि उसके पास इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए पर्याप्त खून था। ये सोचते हुए कि उसका हाल ही में हुआ खून का नुकसान कितना बड़ा था, उसने अपनी खुद से बनाई गई खून की भरपाई करने वाली चाय का एक कॉर्क पी लिया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसने उसे प्लेसबो प्रभाव दिया। वह ड्रैगन गेट ग्रोटो की ओर जाने वाला था और देख रहा था कि क्या वह इसे डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह अपनी इमारत से बाहर निकला, उसने अपने यार्ड के प्रवेश द्वार पर सफेद दस्ताने पहने एक युवा सैन्य अधिकारी को खड़ा देखा, जो 2 सैनिकों को एक ले जाने का निर्देश दे रहा था। टोकरा में झो वेन ने युवा सैन्य अधिकारी की पहचान ली। वह तियानजुओ का सहायक और ड्राइवर था जिससे उसने सबसे पहले भुगतान किया था। झो वेन को नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों थी। जैसे ही वह टोकरा वाला था, सहायक ने कहा, युवा मास्टर वेन, मैडम ने मेरे साथ यह टोकरा आपके पास लाने का वादा किया है। कृपया पुनः प्राप्त करें। झो वेन थोड़ा घबराया और टोकरी के पास गया और उसे थोड़ा सा खोला। तुरंत वह सभी प्रकार के चमकदार मोती क्रिस्टल दृश्य में दिखाई देती है। अध्याय 95 ड्रैगन गेट ग्रोटो। इसका क्या मतलब है? झो वेन ने निर्णय चाहते हुए पूछा। युवा मास्टर वेन, यह इस महीने के लिए आपके लिए उपयुक्त है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आप हमेशा मैडम से अधिक का ऑफर कर सकते हैं। उसने वास्तव में कुछ मित्रता को तैयार करने की योजना बनाई थी जो आपके लिए उपयुक्त थी होंगे, लेकिन इस तथ्य को समझने के बाद कि आप जल्द ही पौराणिक चरण में आगे बढ़ेंगे, उन्होंने बनाए नहीं रखा। समय आने पर अधिक विकल्प और उपयोगी विकल्प होंगे, सहायक ने कहा। सिस लैन ने वास्तव में यह मुझे दिया था। झो वेन ने सहायक से पूछा। हाँ, सहायक ने निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। तो फिर से सीस लेन को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें। मैं इस भाव की देखरेख करता हूं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, झो वेन ने अम्मार डाउन करते हुए कहा। सहायक ने झो वेन को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। युवा मास्टर वेन, यह आपका बच्चा है, मिस जिन की तरह। ये वही है जिसे आपने नामांकित किया है। एनजॉइंग में लिखा है, मैं नहीं। मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। कृपया वापस लौटें और सीस लेन को बताएं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा कोई एनालॉग नहीं है, झो वेन ने कहा। सहायक ने झो वेन की ओर देखा, लेकिन उसे बेचने की कोशिश बंद कर दी गई।
उसने एक कला, कागज और दोनों हाथों से एक सेल फोन नंबर खरीदा। युवा मास्टर वेन, मैं सामान वापस ले लूंगा। यह मेरा नंबर है जिस पर मैं दिन के किसी भी समय संपर्क कर सकता हूं। यदि आपका कोई दोस्त हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें। ठीक है, धन्यवाद। जो वेन ने पेपर क्लिप्स ली और नंबर देखा। नंबर के पीछे आह शेंग शब्द लिखा था, शायद सहायक का नाम। हालांकि ये नाम उपनाम या पालतू जानवर का नाम जैसा दिखता था। यह असली नाम नहीं लग रहा था। जैसा कि उसने वेन के संदेह को देखा, आह शेंग ने कहा, मुझे ओवरसियर ने एक भूस्खलन क्षेत्र में उठाया था। मेरे सिर पर सारा सामान जमा हो गया और मेरी सारी यादें खत्म हो गईं। ओवरसियर को उम्मीद है कि मैं आग के लैपटॉप से पुनर्जन्म ले सकता हूं। यही वजह है कि उन्होंने मुझे जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला शेंग नाम दिया है। मैंने उसका उपनाम भी अन रख लिया। युवा मास्टर वेन, आप मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद शेंग। कृपया सामान वापस लेने में मेरी मदद करें। जो वेन ने पेपर के टुकड़े हटा दिए और एडजुटेंट ने शेंग को विदा करने के बाद सीधे ड्रैगन गेट ग्रोटो की ओर चला गया। शेंग वस्तु के साथ एन परिवार में लौट आया, हालांकि वह उन्हें ओयांगलेन नहीं बल्कि एन तियानजुओ ले गया। आप सामान वापस क्यों लाए? तियानजुओ ने टोकरे को जरनाह के साथ देखा। शेंग ने कहा, युवा मास्टर वेन चाहते थे कि मैं उन्हें वापस लाऊं। क्या तुमने उसे बताया कि वे मेरी मां के थे? एन तियानजुओ ने पूछा। हाँ, युवा मास्टर वेन ने उनसे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा। वह अपने हाव भाव की देखरेख करता है, लेकिन वह वस्तु नहीं चाहता है, शेंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। एन तियानजुओ ने बाद में कुछ विचार व्यक्त करते हुए कहा, फिर उन्हें दूर रख दो। शेंग ने कहा, ओवरसियर, मुझे लगता है कि युवा मास्टर वेन ने अनुमान लगाया था कि ये चीजें मैडम की ओर से नहीं थीं। ऐसा किसके लिए? एन तियानजुओ ने समुद्र तट से पूछा। बिना किसी आधार के, बस एक भावना। आप एक महिला नहीं हैं, तो बोलने में कैसा लगता है? एन तियानजुओ ने रुक कर ने कहा, ये जो वेन में काफी प्रमुख है। हालांकि केवल रीढ़ की हड्डियों के बल पर कोई सफल नहीं हो सकता। यदि वह सनस्ट्रैफ कला को विकसित करना चाहता है, तो यह एक रहस्य है कि मौलिक ऊर्जा क्रिस्टल के बिना उसे पौराणिक चरण तक आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा। हम लिल जिन को हर समय इंतजार नहीं करा सकते, है ना? शेंग ने कुछ झिझक के साथ कहा, निरीक्षणकर्ता, मेरे पास कुछ है जो मैं निश्चित रूप से नहीं हूं कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। इसे काट लें। आप कब सूचीबद्ध हैं? एन तियानजुओ ने घुरघुराहट के साथ कहा। शेंग ने कहा, मिस जिन का शरीर अच्छा नहीं है, इसलिए मैडम को विशेष काया के लिए उनके होठ को उनकी अपनी जगह पर लाभ मिलता है, लेकिन उन्हें विचरण के लिए यंग मास्टर वेन के साथ क्यों काम करना चाहिए? एन तियानजुओ ने फिजा से कहा, मैं लिल जिन के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता हूं। उनका नामांकन उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन वह मां को यह साबित करना चाहती है कि झो विन ग्रेड नहीं है, बल्कि दादाजी होने का दावा करते हैं, और निश्चित रूप से वह बेहतर भी नहीं है। झो वेन ने नेविगेशन का अनुसरण किया और ड्रैगन गेट ग्रोटो की ओर चल पड़े। कोरिया ड्रैगन गेट ग्रोटो बहुत विशाल था। सनसेट कॉलेज वास्तव में इसके एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता था। इसका अधिकांश भाग परिसर से बाहर था। झो वेन के आने के बाद उन्हें एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। प्राचीन इंपीरियल सिटी, अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी और टाइगर केज के पास जैस प्लेस पर एक छोटा सा पत्थर का प्रतीक था जो उन्हें एक दृश्य में देखने की अनुमति देता था, जिससे इसे स्पष्ट रूप से स्कैन किया गया और कालकोट्री को डाउनलोड किया गया। हालांकि ड्रैगन गेट ग्रोटो 1 किलोमीटर विशाल विविधता थी। यहाँ अनगिनत पत्थरों के स्मारक और पत्थरों की मूर्तियां थीं, लेकिन शहर का प्रवेश द्वार कुछ भी नहीं था। छोटे मसालों का प्रतीक पुनर्स्थापन के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं था। ड्रैगन गेट ग्रोटो में कई गुफाओं सहित प्रवेश किया जा सकता था। इनसाइड रूम के अंदर एक कोटा व्यापक क्षेत्र का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए, झो वेन जिस लोर्ड्स फ्लैक्शन गुफा में जाना चाहता था, वह कई गुफाओं में से एक था। ताड़ के प्रतीक के बिना जो वेन केवल नदी का दर्शन कर सकता था, ध्यान से अपने आसपास की हर चीज को देख सकता था, बुद्ध की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां। उसे उम्मीद थी कि वह अपने रहस्यमय फोन में पत्थरों का प्रतीक चिन्ह और कालकोट्री को डाउनलोड कर लेगा। ड्रैगन गेट ग्रोटो में लगभग 1 लाख बुद्ध प्रतिमाएं थीं। सबसे ऊंची गुफा लगभग 20 मीटर तक पहुंची थी और वहां 50 से अधिक गुफाएं थीं। चिनाई करने वालों की संख्या हजारों में थी। आयामी तूफानों के बाद प्रत्येक गुफा के आंतरिक भाग में बड़ी संख्या में आयामी जीव दिखाई देने लगे। झो वेन ने चलते समय चारों ओर देखा और बहुत धीमी गति से प्रगति कर रहा था। हालांकि उन्हें हथेली का चिन्ह नहीं मिला। झो वेन, जब वह नदी के किनारे प्रतीक की खोज कर रहा था, उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना।
जो वेन ने मुड़कर देखा और महसूस किया कि जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था वह लड़की वांग लू थी जो उसके बगल में रहती थी। जो वेन, क्या आप भी खेती के लिए ड्रैगन गेट ग्रोटो आए हैं? वांग लू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं यहाँ केवल देखने आया हूँ। जो वेन ने कहा, मैं प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। चूंकि आप यहाँ हैं, अगर आप अंदर नहीं जाते हैं तो ये शर्म की बात है। मैंने सुना है कि हाल ही में ओल्ड ड्रैगन गुफा के अंदर ड्रैगन की दहाड़ हुई है। यहाँ एक खजाने जैसी चमक भी है जो रात में दिखाई देती है। ये बहुत अजीब बात है। तुम मेरे साथ अंदर जाकर देख क्यों नहीं लेते? वांग लू को आमंत्रित किया गया। ये जितना अजीब है उतना ही खतरनाक भी है। बेहतर होगा कि मैं अंदर न जाऊं, झोउ वेन ने आगे चलना जारी रखते हुए कहा। वांग लू ने अपनी जीप बाहर निकाली और ओल्ड ड्रैगन गुफा की ओर चल पड़ी। ड्रैगन गेट ग्रोटो बहुत विशाल था और वहां बहुत अधिक नक्काशी थी। स्पष्ट रूप से एक छोटा सा हथेली चिन्ह ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जो वेन बहुत धैर्यवान था, लेकिन हर इंच छानने के बावजूद वह अंततः छोटे प्रतीक को ढूंढने में असफल रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी आयामी क्षेत्र डाउनलोड न किए जा सके? जो वेन को संदेह होने लगा, लेकिन उसने खोज जारी रखी। ड्रैगन गेट के बाहर ग्रोटो एक काफी लोकप्रिय स्थान था क्योंकि सनसेट कॉलेज के कई छात्र खेती के लिए और आयामी प्राणियों को मारने के लिए यहाँ आते थे। लुओयांग के कुछ लोग ऐसे थे जो छात्र नहीं थे और उन्होंने उत्तरी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया। उन्होंने कई लोगों को गुफाओं के पास दुकानें लगाते हुए भी देखा। कुछ लोग संबंधित गुफा से आए आयामी क्रिस्टल और साथ ही अंडे बेच रहे थे। कंपेनियन अंडे बेचने वाले उन स्टॉलों को देखकर झो वेन को अचानक एक विचार आया। रहस्यमय फोन तस्वीर खींचकर कंपेनियन एग को गेम में डाउनलोड कर सकता है। फिर क्या मैं फोटो खींचकर खेल में दूसरों के साथ ही अंडे ले सकता हूं? फोन इतना स्मार्ट नहीं होना चाहिए कि यह बता सके कि कंपेनियन एग किसका है, ठीक है।